तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और घर पे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान बोर्ड ने कक्षा 10वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया था और अब सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10वीं का पेपर 29 जून को होना है। तो उसके लिए आज मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ जो कि पेपर में आने के बहुत चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इतिहास से। इतिहास और जो सामाजिक विज्ञान का जो पहला पार्ट है उसमें आपको 5 नंबर के प्रश्न आएंगे और 1 नंबर का एक छोटा प्रश्न आएगा और एक 4 नंबर का प्रश्न आएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के साहित्यिक कार्यों पुस्तकों के नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ लिटरेरी वर्क्स ऑफ हर्षवर्धना। इसका उत्तर होगा नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे पास आता है। और दोस्तों अब चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। पल्लवकालीन महाबलीपुरम नगर क्यों प्रसिद्ध है। ये 1 नंबर के लिए दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वाई इज द महाबलीपुरम ऑफ पल्लव एरा फेमस। ये हमारे पास में दूसरा प्रश्न आता है। इसका उत्तर होगा क्योंकि वहाँ पर रथ और पत्थरों की मूर्तियों के कारण और कटे हुए पत्थरों की मूर्तियाँ और घोड़ों के और हाथियों के जो मूर्तियाँ थी और कार्व्ड स्टैचूज़ वगैरह थे, उसकी वजह से वो महाबलीपुरम नगर प्रसिद्ध है। और आपके पास आता है अब तीसरा प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ड्यूरिंग दी महाजनपद पीरियड विच वाज द मेन इंस्टीट्यूट ऑफ रिपब्लिक्स। महाजनपद के समय में गणतंत्रों का प्रमुख संस्था कौन सी थी। इसका उत्तर होगा संथागर। संथागर इसका उत्तर होगा। तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न 1 नंबर के लिए इसका उत्तर होगा संथागर। अब आपके पास आता है चौथा प्रश्न। अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की और उस समय कलिंग का शासक कौन था। तो ये आपके पास आता है चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न 1 नंबर के लिए। तो इसका उत्तर होगा नंदराज उस समय कलिंग का राजा था और अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। और अब आपके पास आता है 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि अशोक काल में मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था। ये आपके पास आता है 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। इसका उत्तर होगा अशोक काल में मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभक्त था। इसका उत्तर होगा वो 5 प्रांत थे, उत्तर पथ, दक्षिण पथ, मध्य देश, कलिंग और अवंती राष्ट्र। तो दोस्तों अब आपके पास आता है छठा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि चैत्य से आप क्या समझते हैं और कार्ले का चैत्य किसने बनवाया था। तो इसका उत्तर होगा कि चैत्य एक होल होता है जो कि खंभों पर बना होता है। एक लंबा बड़ा सारा होल होता है और वो खंभों पर टिका होता है और वहाँ पर बुद्ध जो श्रद्धालु थे उनके पूजा करने के लिए स्थान होता था। यह बुद्ध श्रद्धालुओं के लिए बनाया जाता था। और कार्ले का चैत्य जो सातवाहना के जो रूलर थे, जो राजा थे, उन्होंने बनाया था। अब आपके पास आता है 7वां प्रश्न कि हर्षवर्धन। अब आपके पास आता है 7वां प्रश्न कि हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर कब विराजमान हुआ था। ये आपके पास आता है 7वां मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों आप देख सकते हैं 1 नंबर के लिए। और इसका उत्तर होगा कि हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर 606 ईस्वी में बैठा था। हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर 606 ईस्वी में विराजमान हुआ था। और अब आपके पास आता है 1 नंबर के लिए 8वां मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पहले पार्ट में से कि गुप्त काल में धातु विज्ञान के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो इसके उत्तर होगा मेहरौली का लोहा स्तंभ। मेहरौली का जो लोहे का स्तंभ था दिल्ली में, वो है एक उदाहरण। और दूसरा उदाहरण होगा 7.5 फीट लंबा तांबे का महात्मा बुद्ध की मूर्ति जो कि सुल्तानगंज में है। इसका दूसरा उदाहरण होगा 7.5 फीट लंबी तांबे की महात्मा बुद्ध की मूर्ति जो कि सुल्तानगंज में स्थित है। ये होता है आपके पास 8वां प्रश्न, इसका उत्तर। अब आपके पास आता है 9वां मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये आपके है 4 नंबर का।
9वें प्रश्न से अब 4 नंबर के लंबे लंबे प्रश्न आएंगे कि समुद्रगुप्त का सांस्कृतिक योगदान हमें समझाना है। समुद्रगुप्त के सांस्कृतिक योगदान को आपको बताना है। एक्सप्लेन द कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के सांस्कृतिक योगदान को आपको समझाना है। और 10वां आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो आता है वो है चोल प्रशासन पर आपको टिप्पणी करनी है। चोल प्रशासन के बारे में आप क्या जानते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चोला एडमिनिस्ट्रेशन। आपके पास ये 10वां मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और अब आपके पास आता है 11वां मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कि कनिष्क का योगदान स्पष्ट करना है हमें। कनिष्क कौन था और कनिष्क का इस अपने राज्य में क्या योगदान था ये आपको स्पष्ट करना है। कनिष्क का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको डिस्क्राइब करना है। अब आपके पास आता है 12वां मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 4 नंबर के लिए कि अशोक की धम्म की अवधारणा को आपको स्पष्ट करना है। अशोक धम्म के कॉन्सेप्ट को आपको समझाना है, एक्सप्लेन करना है। अशोक के धम्म की अवधारणा को आपको स्पष्ट करना है। ये आपके पास होता है पूरा 12वां मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 4 नंबर के लिए पहले पार्ट में से। अब आपके पास है 13वां मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कि राजस्थान के कोई 2 जनपदों का वर्णन करिए। डिस्क्राइब एनी 2 मेजर महाजनपद ऑफ राजस्थान। कोई 2 महाजनपदों का जनपदों का वर्णन करना है राजस्थान के। और अब आपके पास आता है 14वां मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पहले पार्ट में से कि पल्लव साम्राज्य के बारे में बताइए। पल्लव साम्राज्य के बारे में हम क्या जानते हैं ये आपको बताना है। पल्लव साम्राज्य को समझाना है। ये हमारा पहला पार्ट पूरा होता है। पहले पार्ट में से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूरे होते हैं। तो अब आता है दूसरा पार्ट। ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न आता है कि शेरशाह सूरी द्वारा भूमि मापने की कौन सी पद्धति अपनाई गई थी। ये आपके पास पहला प्रश्न आता है। इसका उत्तर होगा 1 नंबर के लिए कि गल्ला बख्श और बंटाई। ये शेरशाह सूरी द्वारा भूमि मापने की पद्धति अपनाई गई थी। और अब आता है आपके पास में दूसरा प्रश्न अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कब और किस लिए करवाया था। ये आपके पास आता है दूसरा निर्माण। और अब आपके पास आता है तीसरा प्रश्न विजयनगर में कौन सा विदेशी पर्यटक आया था और एवं किसके काल में वह आया था। ये आपके पास आता है तीसरा प्रश्न। और अब आपके पास आता है चौथा प्रश्न कि बहमनी साम्राज्य कौन से स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। ये आपके पास आता है चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। और अब आपकी छोटी मोटी कुछ डेफिनेशंस कुछ परिभाषाएं भी पूछ सकता है कि सराई अदल क्या होता है, दीवान बंद का क्या होता है, चलगनी क्या होता है, मजलिस खलवत, दिल्ली सल्तनत और न्याय की छतरी और पद्माला पौंड, लाख बख्श ये किसे कहा जाता है। और जहांगीर सलीम के समय में कौन से विदेशी पर्यटक भारत आए थे ये आपसे पूछ सकते हैं। और अब आपके पास आता है 5वां मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कि फिरोज तुगलक द्वारा निर्मित किन्हीं 4 नगरों के आपको नाम बताने हैं। तो आप बता सकते हैं हिसार, फिरोज़ाबाद, फिरोजपुर, ये कुछ है इनके नगरों के नाम फिरोज तुगलक द्वारा आप किताब में से देख सकते हैं। और अब आपके पास आता है छठा प्रश्न आप राव सखा के बारे में क्या जानते हैं। राव सखा का छठा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आता है। अब आपके पास आता है 7वां मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 4 नंबर के लिए जो ये हमारे पास में जो छठा प्रश्न 5वां, छठा और 5वें प्रश्न से लेके आगे सारे 4-4 नंबर के प्रश्न आएंगे कि आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य का आपको परिचय देना है इसमें 7वें प्रश्न में। अब आता है आपके पास 8वां मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कि बंदा बैरागी कौन था और सिकंदरी गज क्या होता है ये आपको बताना है। अब आता है आपके पास में 9वां मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कि फिरोज तुगलक में कुशल प्रशासन का अभाव था, स्पष्ट करें कि देयर वाज अ लैक ऑफ वर्च्यूज ऑफ एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इन फिरोज तुगलक। ये आपको समझाना है कि क्यों था फिरोज तुगलक में कुशल प्रशासन का अभाव था, इस कथन को स्पष्ट करना है आपको। अब आपके पास आता है 10वां मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 4 नंबर के लिए बलबन के राजत्व सिद्धांत को समझाइए। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप ऑफ बलबन। ये आपको बताना है कि उसमें वहाँ पर वह अपने आप को भगवान मानता था बलबन और वह सजदा पाइबोस आदि जो रीति रिवाज थे उनको अपने राज्य में पालन करवाना पड़ता था। और आपके पास आता है 11वां प्रश्न कि शिवाजी ने पुरंदर की संधि क्यों की। इस संधि पर टिप्पणी करनी है आपको कि वाई डिड शिवाजी एक्सेप्टेड पुरंदर ट्रीटी मेंशन इट्स मेन प्रोविंसेस। शिवाजी ने पुरंदर संधि क्यों की और इस संधि पर टिप्पणी करें। ये आपके पास आता है 11वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट 4 नंबर के लिए। अब आपके पास आता है 12वां प्रश्न कि राव चंद्र सेन महाराणा प्रताप का अग्रगामी था, स्पष्ट करें। ये आता है आपके पास 12वां प्रश्न राव चंद्र सेन वाज द फोररनर ऑफ महाराणा प्रताप एल्यूसिडेट। राव चंद्र सेन महाराणा प्रताप का अग्रगामी था, स्पष्ट करना है। ये हमें 12 प्रश्न। तो दोस्तों अब आता है हमारे पास में तीसरा पाठ स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले संघर्ष ब्रिटिश काल में। अब ये है जो तीसरा पार्ट है ये है 6 नंबर का। इसमें से एक आएगा प्रश्न, वो भी आएगा बड़ा प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न आएगा। तो चलिए इसमें आपको बताता हूँ। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 6 नंबर के लिए कि आपको
1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को समझाना है। डिस्क्राइब द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 CE। ये आपको पहला प्रश्न है, 6 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अब आपके पास आता है दूसरा प्रश्न कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है, टिप्पणी करनी है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। बेगू आंदोलन पर, बढ़त किसान आंदोलन पर, नीमूचन किसान आंदोलन पर और सीकर के किसान आंदोलन पर। इन चारों को आप अच्छी तरीके से याद कर लें, इन पर टिप्पणी आ सकती है। अब आपके पास आता है तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि आपको टिप्पणी करनी है सविनय अवज्ञा आंदोलन और चंपारण किसान आंदोलन और रोलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन पर और असहयोग आंदोलन पर। ये चार बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आंदोलन है, इन पर आपको टिप्पणी करनी है, ये भी आ सकता है। अब आपके पास आता है चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि राजस्थान के जनजातीय आंदोलन पर प्रकाश हमें डालना है कि जो राजस्थान के ट्राइबल मूवमेंट है उनके बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से हैं और उनको डिस्क्राइब करना है, उनके बारे में समझाना है। और अब आपके पास आता है एंग्लो मैसूर वार को आपको डिस्क्राइब करना है। अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच युद्ध को आपको समझाना है कि आपके वो चार आंग्ल मराठा, आंग्ल मैसूर के जो युद्ध थे, अंग्रेज़ों और मैसूर के जो चार जो युद्ध थे उनको आपको समझाना है। टीपू सुल्तान और हैदर अली वाले, उनको आपको समझाना है। या फिर आ सकता है कि पूर्वी एशिया और बंगाल में हुए जनजातीय आंदोलनों को आपको समझाना है। राइट अबाउट द ट्राइबल मूवमेंट इन बंगाल एंड ईस्ट एशिया। पूर्वी एशिया और बंगाल में हुए जनजातीय आंदोलन के बारे में समझाइए। ये आपके पास आ सकता है पाँचवा प्रश्न, 6 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस पार्ट में से इतना ही था दोस्तों। अब आते हैं हम चौथे पार्ट की तरफ। चौथा पार्ट है जो विश्व इतिहास है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। इसमें से आपके पास पहला प्रश्न आ सकता है। इसमें से आपको पता ही है कि 4 नंबर का प्रश्न आता है, वो भी एक प्रश्न आता है बीच का जो लघुत्तरात्मक प्रश्न होता है, शॉर्ट आंसर होता है उसका 1 नंबर के वो एक प्रश्न आता है 4 नंबर के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। जो इसमें पहला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 नंबर के लिए, वो है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान को स्पष्ट करिए। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार लगा सकते हैं कि डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिस्मार्क इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान को आपको स्पष्ट करना है। ये आपके अब आता है आपके पास में दूसरा प्रश्न 4 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथे पार्ट में से सामाजिक विज्ञान के 10वीं के राजस्थान बोर्ड के कि इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों को समझाना है। डिस्क्राइब द वेरियस फेसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये आपके पास आता है दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 नंबर के लिए। इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों को आपको समझाना है। अब आपके पास आता है तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यंग इटली को आपको समझाना है कि यंग इटली क्या होता है और किसने बनाया था, किस लिए संगठन ये बनाया गया था। ये मजीनी द्वारा बनाया गया था। और ये आपके पास तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 4 नंबर के लिए चौथे पार्ट में से। और अब आपके पास आता है कि आपको जोल्वरिन को समझाना है कि जोल्वरिन पर आपको टिप्पणी करनी है। जोल्वरिन क्या चीज़ है। जोल्वरिन एक से कर संधि थी जो हुई थी 2 देशों के मध्य, वो आपको समझाना है। और अब आपके पास आता है पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि आपको गैरिबाल्डी, कैवोर, मैजीनी और इन तीनों में से कोई भी एक आपको मतलब समझाना है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ये तीनों ही याद कर लें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। गैरिबाल्डी और कैवोर और काबूर और मैजीनी के बारे में आपको समझाना है। अब आता है छठा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की बिस्मार्क की लौह एवं रक्त की नीति को समझाइए। डिस्क्राइब ब्लड एंड आयरन पॉलिसी ऑफ बिस्मार्क। बिस्मार्क की लौह एवं रक्त की नीति को आपको समझाना है। तो चलिए अब आता है हमारे पास में सातवां मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों प्रारंभ हुई और क्या कोई 4 कारण इसके पीछे आपको लिखने हैं कि वाई डस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट स्टार्टेड इन इंग्लैंड ओनली, राइट 4 रीजन्स। ये आपको लिखना है। ये आपके पास आता है सातवां मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कक्षा 10वीं का। अब आपके पास आता है 8वां प्रश्न कि गेस्टाइन संधि को आपको समझाना है। गेस्टाइन संधि को आप समझाना है कि गेस्टाइन संधि से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। और राइट अबाउट गेस्टाइन संधि, ये आपके पास आता है 8वां मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। गेस्टाइन संधि को समझाइए, गेस्टाइन संधि को समझाना है आपको। अब आता है आपके पास में 9वां मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको बता देता हूँ पहले कि वाई नेपोलियन इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेपोलियन को यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता क्यों कहा जाता है। ये आपके पास आता है 9वां मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न 4 नंबर के लिए। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए हैं, छोटे बड़े सारे आपको बताए हैं 1 नंबर के लिए और 4 नंबर के लिए। तो अगर आप ये प्रश्न कर लेते हैं तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें
और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगली वीडियो हम डालेंगे राजनीति विज्ञान के प्रश्नों की, राजनीतिक शास्त्र के, राजनीतिक विज्ञान जो है आपके 5वां 6वां 7वां पार्ट है उसके इंपॉर्टेंट प्रश्न की डालेंगे। और अगर आप ये प्रश्न अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके अच्छे नंबर अवश्य ही आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।